Hello students, welcome to the online platform of Adhyatman Institute. My name is Rohit Gupta, your chemistry mentor और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जो टेस्ट सीरीज हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे चल रही है उसके टेस्ट नंबर 6 के बारे में, जो हुआ है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। आज हम आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसी के सॉल्यूशंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सॉल्यूशंस हर क्वेश्चन का देखेंगे विद डीप एनालिसिस। ध्यान से देखिए। 6.02 into 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। यानी कि ये आपको यहां पर मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और आपके सामने है वॉल्यूम। ठीक है, चलिए यहां पर मॉलिक्यूल्स कितने हैं भाई आपके पास, देख लीजिए जरा। मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास 6.02 into 10 की पावर कितना 20 आपके पास है मॉलिक्यूल्स। ओके, चलिए अब इन मॉलिक्यूल से अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो कैसे निकालता हूं। मोल्स बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन आवोगाद्रो नंबर, राइट। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास है 6.02 into 10 की पावर 20। आवोगाद्रो नंबर होता है 6.02 into 10 की पावर 23। इनको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 की पावर -3। ये आपके पास आ चुके हैं मोल्स। ओके, नाउ अब हम चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, वॉल्यूम 100 ml आपको दे रखा है। कन्वर्ट इट इनटू लीटर, व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिवाइड बाय 1000, देन दिस वॉल्यूम बी कन्वर्टेड इनटू लीटर। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.1 लीटर आ रहा है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 10 की पावर -3 है हमारे पास और पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 0.1 है। इसको ऑब्वियसली बात है आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 की पावर -2, दैट इज 0.01, राइट। दिस इज द कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी हमें सही दिख रहा है तो दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले देखिए नाइट्रिक एसिड की बात हो रही है तो नाइट्रिक एसिड यानी क्या होगा, नाइट्रिक एसिड का मतलब होगा HNO3। इसका मोलर मास कितना होता है बेटा, इसका मोलर मास होता है 63। ओके, नाउ वॉल्यूम आपको दे रखा है 250 ml, वॉल्यूम आपको दे रखा है 250 ml, राइट। ओके, नाउ आपको क्या दे रखी है, मोलेरिटी आपको दे रखी है, यानी कैपिटल M आपको दे रखा है कितना 2। ठीक है, अच्छा और क्या दे रखा है भाई, आपको ग्राम्स निकालना है तो कैपिटल M बराबर व्हाट, कैपिटल M बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी कि आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, मोल्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, मास अपॉन मोलर मास। तो यहां देखो मास अपॉन मोलर मास, डन। इसके बाद होता है वॉल्यूम इन लीटर, बहुत अच्छी बात है, यहां हमने लिख दिया। मोलरिटी आपको दे रखी कितनी 2, मास अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोलर मास इसका 63 होता है जो मैंने अभी आपको बता दिया और वॉल्यूम लीटर में ये कितना दे रखा है 250 ml। 250 ml है तो हमने सिखाया था आपको ml को कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दो, इस फॉर्मूले में ऊपर 1000 लगा दो। यहां से आप मास निकालो, W बराबर कितना आ जाएगा 2 into 63 into 250 अपॉन कितना हो गया बेटा 1000। ठीक है, 250 से ये 4 टाइम्स कट गया, 4 से ये 2 टाइम्स कट गया। 63 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 63 डिवाइड बाई 2 होता है 31.5। चेक करो एक बार, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ओके 0.5। ओके 31.5 ये क्या निकला है, ग्राम। ये बेटा आपका क्या निकला है बेटा, मास निकला है। अब देखो ध्यान से क्या लिख रखा है, 70% HNO3 प्रेजेंटेड है किसमें, 100 ग्राम में। तो यहां बोला है 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंटेड है किसमें, 100 ग्राम में। ओके, तो भाई 1 ग्राम में क्या प्रेजेंटेड होगा, 100 डिवाइड बाय 70, बोलो यस और नो। तो 31.5 में कितना प्रेजेंटेड होगा, 100 डिवाइड बाय 70 इंटू कितना हो गया 31.5। आइए इसको करते हैं कैलकुलेट, जस्ट अ मिनट वेट कीजिए, कैलकुलेशंस करते हैं। ओके
मल्टीप्लाइड बाय 31.5 डिवाइड बाय 70। ओके, इसका आंसर कितना आ रहा है दोबारा देखेंगे एक बार हम। ओके, इसका आंसर आ रहा है 45। तो 45 इज योर आंसर। ठीक है, 45 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो यहां पर 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3। होप सो ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। चलिए आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है मोलेरिटी इन मोल पर लीटर ऑफ डिस्टिल्ड प्योर वाटर इज। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी का रहता है और यहां पर आपको याद भी रहना चाहिए कि अगर आप बात करते हो डिस्टिल्ड या प्योर वाटर की, तो इसकी जो मोलेरिटी रहती है बेटा वो कितनी रहती है, 55.56 रहती है। कैसे निकालते हैं आप यहां पर निकाल सकते हो, देख लो। मोलेरिटी ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो यहां बोल सकते हैं मास अपॉन मोलर मास, ये मोल की जगह हमने लिखा है। और वॉल्यूम किस में आ गया बेटा, लीटर में आ गया। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट क्या होता है, डेंसिटी। यानी आपका फॉर्मूला बन गया डेंसिटी अपॉन मोलर मास। वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बेटा, 1.03 के आसपास कुछ होती है, 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी क्या होती है डेंसिटी। और मोलर मास कितना होता है बेटा, मोलर मास 18 होता है। ठीक है, आप यहां पर सीधी सी बात है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन में ऊपर 1000 आप ले सकते हो और नीचे 18 होता है। और उसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर 55.56 के आसपास आपका आ जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें याद करना है कितना आंसर होता है इसका, 55.56 इसका आंसर होता है। और अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहें तो सॉल्यूशन भी मैंने आपके सामने कर दिया है। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, सॉल्यूशन इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ 1.8 ग्राम ग्लूकोज। सबसे पहले तो आपको ग्लूकोज दे रखा है, ठीक है, और दूसरा आपको वाटर आपको दे रखा है। ये दो चीजें आपको दे रखी है। अच्छा, ग्लूकोज है आपका 1.8 ग्राम, यानी कि इसका जो मास है वो आपका 1.8 ग्राम है। और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है ये भी आपको पता होता है, 180 होता है। ठीक है, वाटर जो है वो आपको क्या दे रखा है, इसका जो वाटर का मास दे रखा है वो आपको 90 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है बेटा, 18 होता है। क्या मैं यहाँ से मोल्स निकाल सकता हूँ? यस सर, मैं मोल्स निकाल सकता हूँ। मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, यानी 1.8 अपॉन कितना आ गया, 180। पॉइंट हटेगा, जीरो हट जाएगा, कितनी बार जा रहा है, 1 जा 0 0, यानी कि 0.01 इसका आंसर आ रहा है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं इसके, अगर मोल्स निकालूं मैं, मोल्स निकालूं तो कैसे निकलेंगे भाई, 90 डिवाइड बाय क्या करोगे, मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 18। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 मोल्स आ जाएंगे। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालोगे, तो यहां पर आएगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स, ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा। मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना है आपके पास, ग्लूकोज के मोल से 0.01, 0.01 ये आपके पास ग्लूकोज के मोल्स हैं, यस और नो। और टोटल मोल्स कितने हैं, इन दोनों का आप प्लस करो, 5.00 तो कितना आ जाएगा, 5.01, 5.01 इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 0.0019, 0.0019 आपके पास आंसर मिलेगा। यस और नो, कैलकुलेट करते रहिए, आंसर निकालते रहिए। डन, क्लियर? सभी बच्चों को क्या क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं क्या? बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल CH3OH इज सप्लाइड। ठीक है भाई, अच्छी बात है। मोलल बोला हुआ है, यानी मोलेलिटी की बात हो रही है, यानी स्मॉल m की बात हो रही है। ठीक है, ये कितना है आपके पास, 5.2 है। ठीक है, ओके। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल? तो एक्चुअली में आपको मोल फ्रैक्शन बताना है किसका, मिथाइल एल्कोहल का, CH3OH का। ठीक है, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल अगर मुझे बताना है तो मुझे मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ मिथाइल
एल्कोहल अपॉन टोटल मोल्स, ये आपको चाहिए, बढ़िया बात है, यस और नो, ठीक है। अब आपको बोला है क्या, 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, ये मोलिटी आपको दे रखी है, CH3 इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल इन दिस वन। अब यहां पर अगर आप स्मॉल m का जो फॉर्मूला लिखते हो, whenever you are using molality, तो what is the formula of molality? It is number of moles of solute upon number, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा mass of solvent in kg, यही आता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। यहां से आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है और ऑब्वियसली बात है नीचे क्या होता है, पर केजी, इन केजी, यानी 1 केजी होता है। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या ये आप निकाल सकते हो, कितना, स्मॉल m की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5.2, ठीक है। अब स्मॉल m है तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, देखो ध्यान से, मोल पर केजी इसकी यूनिट होती है, इनटू पर केजी था तो यहां पर क्या आ गया, 1 केजी आपका आ गया, देखो चेक करो, केजी से केजी मर गया, कितना आया, 5.2 मोल्स आपका आंसर आ गया। ये क्या आया बेटा, ये आया आपका मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि मेरे पास सॉल्वेंट जो होगा वाटर होगा, सॉल्वेंट क्या होगा मेरा, वाटर। अगर मेरा सॉल्वेंट वाटर होगा, सॉल्वेंट क्या है मेरा, सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर क्या होता है भाई, 1000 अपॉन मास किसका लिया है मैंने, पर केजी है ना, सॉल्वेंट मेरा क्या था, पर केजी, यानी क्या हो गया, वाटर मेरा क्या है, 1 केजी है, और मोलर मास कितना हो गया भाई इसका, 18 हो गया। तो 1000 में अगर 18 का डिवाइड किया तो 55.5 के आसपास कुछ आपका आना चाहिए, ठीक है, डन। क्या इतनी बात क्लियर है क्या सबकी, चलिए बढ़िया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे, ध्यान से देखते जाइए कैसे क्वेश्चन हो रहा है। चलिए, 2 आपके पास मोल्स आ गए, ये मोल्स निकाल लिए आपने सॉल्वेंट के, ये मोल्स निकाल दिए आपने किसके, ये मोल्स निकाल दिए आपने सॉल्यूट के, यानी कि CH3OH के। अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल एल्कोहल यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, ये आपको निकालना है। तो भाई इसके मोल कितने आए थे, 5.2 आए थे सर, अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स में कैसे निकालेंगे सर, 5.2 तो सर आपका क्या था, मिथाइल एल्कोहल के मोल्स थे, और वाटर के मोल्स कितने आए थे सर, 55.5 आया था, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो 5.2 में डिवाइड करेंगे, अगर देखो प्लस करेंगे नीचे तो 55 और 5 कितना होता है, 60, तो 60.7 आएगा। और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 0.086 के आसपास आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0.086, ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर आएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़े, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम बेंजीन, समझो बात को, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम बेंजीन, यानी ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन आपका या तो सॉल्यूट से मिलेगा, बनता है, और सॉल्वेंट से बनता है, भाई सही बात है। अब ये क्या बोल रहा है, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम बेंजीन, यानी ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है, सॉल्वेंट का मास दे रखा है भाई 1 किलोग्राम, और इसका जो मोलर मास है वो कितना होता है, इसका होता है 78 इसका मोलर मास होता है, चाहे तो निकाल लें। यहां पर बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, तो 6 × 12 प्लस 6 × 1, 12 6 72 प्लस 6 कितना हो गया बेटा, 78, यही हमने यहां पर लिखा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करो, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम बेंजीन इज 0.2, यानी कि मोल फ्रैक्शन यानी एक्स सल्यूट आपको दे रखा है, एक्स सल्यूट आपको दे रखा है, और वो दे रखा है आपके पास 0.2, ये आपको दे रखा है, बहुत अच्छी बात है।
आपको क्या निकालनी है, मोलेलिटी आपको निकालनी है सॉल्यूट की। तो भाई मोलेलिटी क्या होता है, मोलेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये किस में जाएगा, केजी में जाएगा। अब यहां देखिए ये आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और आपको ये वैल्यू क्या, इसका मैं क्या निकाल सकता हूं, मोल्स निकाल सकता हूं क्या, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्या मैं ये निकाल सकता हूं, यस मैं निकाल सकता हूं। 1 किलोग्राम है यानी क्या हो गया बेटा 1000 अपॉन कितना हो गया 78। इसकी वैल्यू एक बार निकाल के देखते हैं कितनी आ रही है, फिर आगे बढ़ेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपके सामने आ जाएगा, जरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं 1000 डिवाइड में कितना आ रहा है 78। चलिए ये आपका आ गया 12.82 अप्रोक्सीमेटेड आपके आंसर आ गए। अब एक बार देखिए कि एक्चुअली मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको चाहिए। अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हैं, है ना, सॉल्यूट के नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। अच्छा बात, सही बात है सर। यहां पर एक बार देखें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का आपको दे रखा है, देखो तो आप क्या यहां पर सॉल्यूट लिख सकते हो, क्या यहां पे सॉल्यूट लिख सकते हो, डेफिनेटली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन दिस वन। ये वैल्यू आपको 0.2 दे रखी है, ये वैल्यू आपको 0.2 दे रखी है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, इसको आप x बोल दो अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब कितना, यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, यहां पर ये तो मोल फ्रैक्शन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है पता नहीं, इसको क्या बोल दो आप n1 बोल दो, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपके पास, ये रहा, ठीक है, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। क्या मैं इसको x बोल सकता हूं, यहां पर एक बार मैं चेंज कर देता हूं, दोबारा देखिए, ये देखिए, क्या यहां x बोल सकता हूं, प्लस यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 12.82, 12.82 आपके सामने आ गया। चलिए बढ़िया, चलिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे, देखो जरा कैसे कैसे हो रहा है आगे। अच्छा अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या हो गया 0.2x प्लस 0.2x प्लस 0.2 को मल्टीप्लाई करो 12.82 से, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.82 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4652, ठीक है। तो यहाँ पे 2.56 के आसपास आएगा क्योंकि डेसिमल भी है, 2.56 आ रहा है, तो यहाँ 2.56 के आसपास कुछ आया है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो गया x, ओके। ये वैल्यू उधर चल गई तो 2.56 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0.8x, ओके। तो x बराबर कितना निकला बेटा, x बराबर आप कैलकुलेट करो कितना निकल रहा है, जस्ट ए मिनट, x बराबर कितना निकल रहा है 2.56 डिवाइड बाय कितना आ गया 0.8, ये आपका आंसर आ रहा है बेटा 3.2, क्या आंसर आ रहा है 3.2 इज योर आंसर। अब आपको निकालना क्या है, ये क्या निकला आपका, ये क्या निकला है, ये आपका निकला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या निकला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यस और नो। अब आपको निकालना क्या था, यानी यहां देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके सामने आ चुका है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये आपके सामने आ चुका है कितना 3.2, ठीक है ना। अब आपको निकालना है मोलेलिटी, मोलेलिटी क्या होती है बेटा, मोलेलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना होता है पर केजी, यही होता है। तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास 3.2 आए हैं अपॉन ये क्या था पर किलोग्राम,
यस और नो, तो 1 यानी कितना आ गया 3.2 आपका आंसर आ गया, यानी कि दिस वाज योर आंसर। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बीकर कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए टेक्स प्लेस। मतलब एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आप क्या डालते हो, एक सब्सटेंस ए को डालते हो, डेफिनेटली वो डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आप उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाओ तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसी आएगी जब ए जो होगा सब्सटेंस, वो नीचे बॉटम में क्या हो जाएगा, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि वो कंडीशन क्या कहलाती है, व्हाट इज दैट कंडीशन। दैट कंडीशन विल बी सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। दैट कंडीशन विल बी सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। देखो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है ना, लेकिन लेटर सपोज आपने 1 लीटर पानी ले रखा है, उसके अंदर आप शुगर को डिसॉल्व करते जा रहे हो और वो डिसॉल्व होती चली जा रही है, तो उसको आप अनसैचुरेटेड कहते हो। सैचुरेटेड का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है जब शुगर का डिसॉल्व होना बंद हो चुका है, किसमें, वाटर में, वो आपका सैचुरेटेड आ गया। और सुपर सैचुरेटेड क्या होगा ना, कि जब वो बॉटम में सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे सुपर सैचुरेटेड। तो दिस कंडीशन इज सुपर सैचुरेटेड। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर अपोजिट प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन अपोजिट प्रोसेस होते हैं। व्हेन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन अकर, जब भी डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन होता है विद सेम रेट, एक ही रेट के ऊपर, तो क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ऑब्टेन्ड हो जाता है। सैचुरेटेड का मतलब सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, यानी इक्विलिब्रियम आ जाती है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, अभी पीछे मैंने आपको बताया भी था। When rate of dissolution is equal to rate of crystallization, यानी दोनों सेम हैं, तो क्या होगा, no more solute can be added to it। आप उसमें क्या कर सकते हो, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को आप ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हो। अभी अभी जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन है उसमें यह बताया है आपको। इसका मतलब क्या हो गया, आपका आंसर नंबर 4 सही हो गया, क्योंकि आपको क्या बताना था, आपको बताना था इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ डिसॉल्व सॉल्यूट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, जब भी आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करो एट रूम टेम्परेचर के ऊपर, सोल्यूशन फील्स कूल टू टच। जब आप उसको टच करोगे तो सोल्यूशन क्या दिखेगा आपको, कूल दिखेगा। ऐसा क्यों, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। मोस्ट रैपिड का मतलब हो गया फास्ट, मोस्ट रैपिड का मतलब हो गया फास्ट। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पर ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है, ऑप्शन देखें, शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर स्लो, बहुत धीरे, इस प्रोसेस आपका धीरे रहेगा। गर्म पानी में अगर आप मिलाओगे तो प्रोसेस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। बट यहां पर ऑप्शन एक बार चेक करो, डी ऑप्शन, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। अब आपने शुगर के क्रिस्टल को क्या कर दिया, आपने पाउडर फॉर्म में कर दिया, उसको आप गर्म पानी में डाल रहे हो। गर्म पानी में डिसोल्यूशन कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो अगर आप यहां पर पाउडर्ड फॉर्म में अगर शुगर ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वहां पर क्या होगा, वहां पर डिसोल्यूशन भी फास्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। चलिए आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर हीलियम, हीलियम की बात करें यानी He, इसके लिए KH की वैल्यू कितनी दे रखी है, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीन के लिए वैल्यू क्या क्या दे रखी है, 144.97 केल्विन, केल्विन बार, किलो बार, ये केल्विन बार होता है, 69.16 केल्विन बार और 34.86 केल्विन बार। ओके भाई सही बात है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। देखो KH और सॉल्युबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, KH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, KH इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, यानी कि जिसकी KH की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे कम। तो KH की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, यानी ऑक्सीजन जो होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद किसकी आएगी, H2 की आएगी, और फिर उसके बाद किसकी आएगी, He की आएगी। क्यों ऐसा सर, क्यों ऐसा,
ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर जो आपको केएच की वैल्यू दे रखी है, तो केएच की वैल्यू इसकी सबसे कम है। अगर केएच की वैल्यू इसकी सबसे कम है तो इसकी जो केएच की वैल्यू क्या है, इसकी केएच की वैल्यू कम है, और केएच की वैल्यू कम है तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन चेक करें कौन सा ऑप्शन है, O2H2He, O2H2He, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आती है क्या? चलो आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन चेक करो, नॉट ट्रू। इनमें से आपको क्या करना है, बताना है कौन सा सही नहीं है। प्रेशर इज हायर अंडर वाटर देन एट द सरफेस ऑफ अ सी, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लो सरफेस प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बैंड इन द बॉडी ऑफ स्कूबा डाइवर, बिल्कुल सही बात है, आपको इनकरेक्ट बताना है। ये बिल्कुल सही बात है, लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाती है। ठीक है, इसको, इससे जो बीमारी है, इस बीमारी को आप कहते हो बैंड। ठीक है, स्कूबा डाइवर होते हैं जो पानी के नीचे गोता लगाते हैं और फिर जब ऊपर आते हैं तो पानी के नीचे क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा, और जैसे ही वो ऊपर आते हैं तो ऊपर आने पर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम, और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, चेंज, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जिसको बैंड कहते हैं। बैंड आर एक्चुअली द बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, बिल्कुल सही बात है। बैंड का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर स्कूबा डाइवर लेके जाता है उसके अंदर हीलियम के साथ साथ, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी होती है। अगर नाइट्रोजन गैस आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाती है, और ये कब जाती है, जब पार्शियल प्रेशर में क्या आता है, वेरिएशन आता है। ये वाला ऑप्शन भी सही है भाई, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी क्या है, सही ऑप्शन है। ड्यू टू हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इन द ब्लड डिक्रीज, नहीं भाई, डिक्रीज नहीं होता है, क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको बताना था नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला इसका आंसर होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है KH। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, ध्यान से देखें। आपको वैल्यूज क्या दे रखी है, एक तो आर्गन आपको दे रखी है, CO2 आपको दे रखा है, HCHO आपको दे रखा है, और CH4 आपको दे रखा है। ये चार गैसेस आपको दे रखी है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और मीथेन। यहां पर आर्गन जो है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 40.39, नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है 1.67, नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है 1.83 इंटू 10 की पावर -5, और इसके बाद वैल्यू दे रखी है 0.14। ये वैल्यूज आपको दे रखी है। आपको क्या बताना है भाई, ये केएच की वैल्यू है, आपको बताना है इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, किसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जिसकी केएच की वैल्यू सबसे कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो केएच की वैल्यू सबसे कम तो मुझे इसकी लग रही है, क्योंकि ये माइनस में है। केएच की वैल्यू इसकी क्या होगी, सबसे कम, यानी कि अगर मैं सबसे लोअर की बात करूं तो सबसे कम केएच किसका होगा, HCHO का, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर इसके बाद कौन आएगा भाई इन दोनों में, ये वाला, फिर उसके बाद मीथेन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा। ये आपको केएच की वैल्यू दे रखी है, केएच की वैल्यू जिसकी सबसे कम उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। तो आंसर क्या आएगा भाई, HCHO। अच्छा सिंबल इधर बन रहे हैं क्या, इधर बन रहे तो ठीक है, HCHO फिर CH4, HCHO CH4 CO2 और आर्गन, ये लो, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डन, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ये क्वेश्चन रॉल्ट लॉ और हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल्स लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड यानी हाई हाइट पे रहने वाले जो पीपल्स हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लो टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका एक ही आंसर है बेटा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, लो होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने से क्या हो जाता है, उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर एट 300 केल्विन एंड 500 टॉर, पार्शियल प्रेशर इज दिस वन। ठीक है भाई, ये आपको वैल्यू दे रखी है, पार्शियल प्रेशर ये दे रखा है, सॉल्युबिलिटी ये दे रखी है। द सॉल्युबिलिटी इन ग्राम लीटर इनवर्स एट 750 टॉर, ये पार्शियल प्रेशर है। तो आपको क्या बताना है, आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है क्या, यस आपको क्या कैलकुलेट करना है, सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले पता करो कि सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर में क्या रिलेशन होता है। तो पार्शियल जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के।
अगर मैं यहां बात करूं तो P1 अपॉन P2 ये बराबर हो जाएगा S1 अपॉन S2 के। सॉल्युबिलिटी लिख रहा हूं मैं यहां पर। अब आप देखो P1 का कितना है 500 है, P2 कितना है 750 है, सॉल्युबिलिटी कितनी है 0.01 अपॉन ये तो x से आपको निकालना है। तो एक जीरो से एक जीरो मर गया, 25 से ये 2 बार कटा, ये 3 बार कटा, तो x को इधर भेजो तो x बराबर कितना हो गया 0.01 इंटू 3 अपॉन कितना हो गया 2। तो कितना आंसर आ गया बेटा, इसको 3 से करा तो 0.03 आ गया डिवाइड बाय 2। यहां पर आंसर लिखता हूं 0.015, ये कुछ आंसर आना चाहिए। तो देखो 0.015 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीधी सी बात याद रखो, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। तो यहां पर ऑप्शन में कुछ आ रहा है क्या? ये रहा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आइए अब बात करते हैं मैचअप के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आपको क्या करना है, ये कुछ एक मैचअप दिया गया है और आपको मिलाना है। बहुत सिंपल तरीका होता है इसको करने का। कोई भी पहले का आंसर आप देख लो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है और उसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखो, अ सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। यानी पहले का आंसर तो थर्ड आ रहा है। अब आप ऑप्शन में चेक करो, पहले का आंसर थर्ड, एक तो इसमें भी आ रहा है ए में और एक सी में आ रहा है। यानी कि आपका बी वाला और डी वाला ऑप्शन तो क्या हो गया गलत, यानी ए और सी में से आपके आंसर सही होंगे। अब दूसरा ऑप्शन देखो क्या है, दूसरे ऑप्शन में यहां पर 1 है और यहां पर 2 है। अब दूसरा आइसोटोनिक क्या होता है? आइसो का मतलब समझ लो, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। तो ऑप्शन चेक करो, सॉल्यूशन हैविंग सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर एज दैट ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। यस, यही आपका क्या होता है? आइसोटोनिक होता है, जिसमें क्या हो रहा है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेजेंटेड है। ठीक है, हाइपोटोनिक में लो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइपर में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, खैर हमें इनके ऊपर जाना नहीं है। दूसरे का आंसर हमारा फर्स्ट आ रहा है। दूसरे का आंसर यहां पर किसका फर्स्ट है? देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा वो गलत हो चुका है और ए ऑप्शन हमारा क्या हो चुका है? करेक्ट हो चुका है। आओ आगे बात करते हैं कुछ असर्शन और रीजन क्वेश्चंस की। ये आपको कुछ एग्जामिनेशन में कंडीशंस लिखी हुई आएगी और इसके बाद इनको पढ़ने के बाद 4 ऑप्शंस होंगे। इन चारों में से कोई भी एक चीज आपकी क्या होगी बेटा? सही। ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या करना है? करेक्ट करना है। आपके इजीनेस के हिसाब से हमने क्या कर रखा है, हर क्वेश्चन के नीचे ये 4 पॉइंट लिख रखे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्या है? असर्शन। असर्शन में देखो क्या लिखा है, मोलेरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। इसको ध्यान से देखो, मोलेरिटी की बात करें तो मोलेरिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में। बोलो यस और नो। अब यहां पर बोला है क्या मोलेरिटी जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर? यस करती है। कैसे? क्योंकि मोलेरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। भाई आपने देखा होगा पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। तो यहां से आप देख लो कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर मोलेरिटी 1/V के प्रोपोर्शनल, डेफिनेटली वो 1/T के प्रोपोर्शनल होगा। यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मोलेरिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि यस ये तो डिपेंड कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो टेम्परेचर को चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? चेंज। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? असर्शन भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? असर्शन आपका करेक्ट होगा और रीजन भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, तो यहां ऑप्शन देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ए पॉइंट आपका सही हो जाएगा। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयोडीन इज द मोर सोल्यूबल इन CCl4 देन इन वाटर। देखो आयोडीन जो होता है ना, वो क्या होता है? वो एक नॉन पोलर होता है। आयोडीन क्या होता है? नॉन पोलर होता है। CCl4 क्या होता है? ये भी नॉन पोलर होता है। ये भी क्या होता है? नॉन पोलर होता है। वाटर क्या होता है? ये पोलर होता है। तो ऑब्वियसली बात है, लाइक डिसॉल्व लाइक,
यानी पोलर पोलर में ज़्यादा अच्छी तरीके से डिजोल्व होगा और नॉन पोलर में ज़्यादा अच्छी तरीके से डिजोल्व होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। आगे नॉन पोलर सोल्यूट आर मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, देखिए वही चीज़ लिखी हुई है जो अभी अभी सिखाई थी, यानी ये भी क्या है, सही। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, बिल्कुल सही बात है। आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का सम कितना होता है बेटा, 1 होता है। ये स्टेटमेंट तो सही है। आगे द मोल फ्रैक्शन इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, नहीं बेटा ये हो गया है गलत। असर्शन सही है और रीजन यहां पर क्या है बेटा, गलत है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कभी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहां पर क्या आएगा भाई, असर्शन सही है, असर्शन करेक्ट, देखो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि दिस वन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When a solution is separated from a pure solvent by a semi-permeable membrane, the solvent molecule passes through it from pure solvent side to the solution side। बिल्कुल सही बात है। आप जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को लेते हो तो क्या होता है ना कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन की साइड जाते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अकर्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू द हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, बेटा ये कहीं ना कहीं क्या होता है, फॉल्स हो रहा है स्टेटमेंट, ये क्या है, फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा असर्शन, आपका क्या होगा बेटा, असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज फॉल्स, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट से लिए जाते हैं, ये जो आपका पैराग्राफ्स होते हैं उनसे लिए जाते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपका किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ओनली हायर, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ओनली हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट। सिर्फ हायर ही नहीं होता बेटा, यहां पर क्या होता है, लोअर भी हो सकता है, यानी हायर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लोअर भी हो सकता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ सकता है, इसका आंसर हो सकता है असर्शन तो करेक्ट है मगर रीजन इसका क्या है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहां पर हायर के साथ साथ लोअर भी आ सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। चलिए अब उसके बाद पैराग्राफ है बेटा, ध्यान से देखो, पैराग्राफ दे रखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट of liquid solution would be affected by the dissolved solid in the liquid phase. A soluble solid in solute has the effect of raising its boiling point and depression its freezing point, यानी कि टेम्परेचर आपका बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा तो boiling point और कम होगा तो freezing point. The addition of non-volatile substance to the solvent decrease the vapor pressure. अगर आप किसी non-volatile सब्सटेंस को अगर आप ऐड कर देते हो तो इससे क्या होता है, वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, दूसरे वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंटेड हो जाते हैं। एंड द एडेड सॉल्यूट पार्टिकल्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्रिस्टल। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्चेस द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है वो डायरेक्टली किससे रिलेट कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से। डिसॉल्व द सॉल्वेंट, दिस फिनोमिनन इज एक्सप्रेस्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट डेप्रेशन एंड इट इज यूजफुल फॉर सेवरल एप्लीकेशन सच एज फ्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड फूड को फ्रीज करने के लिए, एंड टू फाइंड द मोलर मास ऑफ एन अननोन सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। दोनों के लिए इसको वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। फ्रीजर कंसंट्रेशन इज high quality liquid food concentration method where water is removed by formation ice crystal, and this is done by cooling the liquid food below. The freezing point of the solution is for solution's identity. अच्छा, आगे गए, the freezing point depression is referred एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरह क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम बता चुके हैं आपको, RLVP है ना, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर।
एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के, along with vapor pressure, lowering boiling point elevation and osmotic pressure। ठीक है, these are physical characteristic। ये physical characteristic होती है किसकी? ये इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है सॉल्यूट की। द कैरेक्टर आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूट आइडेंटिटी। ध्यान रखना, सॉल्यूट की आइडेंटिटी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। आगे देखिए, आइए अब 22 से लेकर 25 जो क्वेश्चंस हैं, वहां पर ये जो हमने केस स्टडी पढ़ी है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ध्यान से देखें। द फॉलोइंग क्वेश्चंस 22 to 25 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। पहला पॉइंट है, जब किसी भी एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को अगर ऐड किया जाता है किसमें? प्योर वाटर में, तो क्या होता है भाई? तो क्या होता है? तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? बॉयल होता है। बेटा क्या क्या दे रखा है? बॉयल अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज अबाउ 0 डिग्री सेल्सियस। देखो दोनों तरफ अबाउ तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों तरफ अबाउ या दोनों तरफ बिलो, ये तो आंसर ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो बॉइलिंग पॉइंट की और फ्रीजिंग पॉइंट की, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, तो एक में अगर इंक्रीमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। अब बचा आपके पास बी और सी। अब आपसे क्या पूछा है? जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अगर आप ऐड करते हो प्योर वाटर में, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से, और वो फ्रीज होना चालू हो जाएगा किससे? 0 डिग्री सेल्सियस से। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर इज बी। चलिए आइए बात करते हैं। Assume 3 samples of juice ABC have glucose as the only sugar present in them. The concentration of sample ABC, A का सैंपल क्या है एक बार देख ले। A का सैंपल है ये वाला 0.1, B का सैंपल है ये वाला 0.5, और C का सैंपल है 0.2। ये वैल्यू आपके पास है। ठीक है, अच्छा आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हायर फॉर द फ्रूट जूस। किसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? देखो जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम होगा, कंसंट्रेशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट के, यानी जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा रहेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा? सबसे कम। अब आप एक बार चेक करो, सबसे कम कंसंट्रेशन किसका है? सबसे कम कंसंट्रेशन है देखो 0.1 इसका कंसंट्रेशन सबसे कम है इन तीनों में। अगर इसका कंसंट्रेशन सबसे कम है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिपेंडेंट ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आइडेंटिटी। बेटा सॉल्यूट की आइडेंटिटी के ऊपर तो डेफिनेटली डिपेंड नहीं करता, मगर सॉल्वेंट की आइडेंटिटी के ऊपर तो डिपेंड करता है। डिपेंडेंट ओनली ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट, नहीं भाई ये गलत हो चुका है। आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर तो ये डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपेंडेंट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। यहां पर देखो आइडेंटिटी का यूज कर रखा है मगर दोनों के साथ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ, ही गलत हो गया। डिपेंडेंट ओनली ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, बिल्कुल सही बात है, आइडेंटिटी ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहां गलत क्यों हुआ था? क्योंकि यहां पर सॉल्यूट आ गया था। यहां पर ऑब्वियसली बात है आइडेंटिटी ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, बिल्कुल सही बात है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट रहता है सॉल्यूट की आइडेंटिटी से। तो बिल्कुल सही बात है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से बताना है कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको। पहली RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा बॉइलिंग पॉइंट इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 तरह की बताई थी। देखो जरा, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, यस तीनों है, इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये थे आपके टेस्ट नंबर 6 के सॉल्यूशंस। देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और अपने टर्म 1 को बूस्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।